हेलो ऑल एंड वेलकम बैक। हम देख रहे थे टॉप 500 जो ज्योग्राफी के एमसीक्यू है उनकी सीरीज को। तो ये उस सीरीज का है पार्ट 2। इसमें हम पूरी सीरीज में ज्योग्राफी का जो फुल रिवीजन है वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं यह सीरीज किन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो जहाँ पर ज्योग्राफी का पोर्शन आता है वो सीरीज इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम देख चुके थे, यहाँ पर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो 51 कह रहा है यहाँ पे कौन सी एक रिवर है, कौन सी नदी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो नेचुरल बॉर्डर है वो बनाती है। मतलब यहाँ पर कोई नदी बह रही होगी उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है रियो ग्रांडे। तो रियो ग्रांडे रिवर एक ऐसी रिवर है जो यूएसए और मैक्सिको के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। अगर यूकॉन की रिवर की बात करें तो ये अलास्का में है। अलास्का वाले रीजन में आपको यूकॉन रिवर देखने को मिलेगी। इसके बाद मैकेंजी रिवर, तो ये कनाडा में फ्लो होती है और ये कनाडा की सबसे क्या है लॉन्गेस्ट है। तो ये कनाडा की आपको याद रखना है, मैकेंजी रिवर कनाडा की सबसे लंबी रिवर है। इसके बाद अगर मिसिसिपी की बात करें तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सहायक नदी, उसको बोलते हैं मिसौरी। और ये यूएसए की सबसे क्या है लार्जेस्ट है। तो इस तरह से ये रिवर्स के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ से देख सकते हैं। मिसिसिपी की लोकेशन की बात करें तो ये मिसिसिपी है जो कि इस रीजन से निकल के आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में बात करें तो परावर्ती दर यानी अल्बीडो के बारे में पूछ रहा है। इसका अर्थ भूगोल में क्या होता है। तो अल्बीडो क्या है, अल्बीडो जब अर्थ के पास सनरेज आती हैं तो ये किस फॉर्म में आती हैं, ये आती हैं शॉर्ट वेव में, ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती हैं। इसके बाद ये अर्थ में आते ही और ये वापस चली जाती हैं। मतलब ये कितनी चली जाती हैं 35%, ये मतलब अल्बीडो होता है इसका अर्थ का। तो आप यहाँ पर देखेंगे बी नंबर, किसी सतह के द्वारा सूर्य के प्रकाश को वापस परावर्तित करने की क्षमता, इसको बोलते हैं एल्बिडो। अगर यहाँ पर अर्थ की बात करें तो एल्बिडो सबसे ज़्यादा जहाँ पे स्नो कवर होता है, जहाँ पे बर्फ़ होती है, स्नो होती है, उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है 80-90 के आसपास। मतलब इतनी परसेंट वापस वो भेज रहा है। अगर यहीं पे आप वाटर की बात करेंगे तो वाटर का काफ़ी कम होता है, 4-5 ऐसे कुछ। और यहाँ पे फॉरेस्ट का, इसके फिर वाटर के बाद फॉरेस्ट होता है, ऐसे मतलब सैंड, इसके बाद ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद 53 देखते हैं। तो इराक की राजधानी जो है बगदाद। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इराक की राजधानी क्या है, ये है बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के तट पर है। तो यहाँ पर आप मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसको पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो आप देखेंगे दजला फरात दो नदियों का वर्णन आता है, टिग्रिस और यूफ्रेटस। तो ये दो नदियाँ हैं, इनके बीच में, इनके आसपास वो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये है टिग्रिस, यहाँ पर ये है टिग्रिस और ये है यूफ्रेटस, यानी कि इसको बोलेंगे फरात। तो ये कुछ इस तरह से आती हैं और यहाँ पर बसरा से पहले ये मिल जाती हैं। तो अब बगदाद की बात करें तो बगदाद ये यहाँ पर है। तो ये टिग्रिस नदी के किनारे है, टिग्रिस यानी दजला के किनारे। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाता है बी नंबर। अगर नील नदी की बात करें तो नील नदी क्या है, दो नदियों से मिलके बनती है। दो नदियाँ कौन सी हैं, एक होती है ब्लू नील, एक होती है वाइट नील। तो इस तरह से ये दो नदियाँ मिलके यहाँ पर ये खार्तूम है, खार्तूम, ये खार्तूम के पास मिल जाती हैं। खार्तूम सूडान में है। तो ये खार्तूम से मिलके फिर आगे ये मेडिटेरियन सी साइड चली जाती हैं। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पर कुछ जानकारी याद रखनी है। इसके बाद 54 में देखें तो भारत का प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है।
तो पहला देख लेते हैं, वर्ष भर बर्फ़ पिघलने से जल प्राप्त हो करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं है ना, वहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे मेल्टिंग नहीं होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत। युवा वलित पर्वतों से होकर बहती हैं, युवा वहाँ पे नहीं है, सब क्या है, ओल्ड है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, फोल्डिंग नहीं हुई, वहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन टाइप से कुछ चट्टानें और वो सारा कुछ वहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये मुख्य रूप से क्या है, जब आप देखेंगे ग्राफ में जून जुलाई अगस्त में ग्राफ कुछ ऐसे हाई होता है रिवर की वाटर फ्लो का, और इसके बाद फिर पूरे साल भर यहाँ पर कम होता है। इसके बाद हिमालयी नदियों से अधिक बाढ़ लाती हैं। अरे भैया, जब यहाँ पर बारिश ही नहीं होगी, बारिश पर निर्भर है, और बारिश तो पूरे साल होती नहीं है, क्योंकि ये मानसूनल टाइप की यहाँ पे क्लाइमेट है। तो जब बारिश ही नहीं हो रही है तो वो बारिश पे ज़्यादातर निर्भर है। और फिर दूसरा, यहाँ पे ग्लेशियर्स भी नहीं है, ग्लेशियर्स भी नहीं है ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, युवा वलित पर्वत हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचे हों, तो वहाँ से फिर ग्लेशियर्स वगैरह बने, आइस वगैरह मेल्ट हो, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भी क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं 55 नंबर जो है वो थर्मोक्लाइन के बारे में पूछ रहा है। तो थर्मोक्लाइन लेयर, ये थर्मोक्लाइन लेयर क्या है, ये है तापमान गहराई के साथ तेज़ी से क्या है, तापमान गहराई के साथ तेज़ी से घटता है। तो ये थर्मोक्लाइन लेयर दिखाती है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में कैसे इफेक्ट आ रहा है। तो आप देखेंगे जैसे कुछ ऐसा है, इसको बोलते हैं फोटिक जोन। फोटिक जोन में क्या होता है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, सनलाइट मिलती है, फिर जैसे जैसे ये नीचे हम जाते हैं तो इसमें टेम्परेचर कुछ ऐसे गिरावट देखी जाती है। तो ये 300 मीटर से, जनरली 300 मीटर से 1000 मीटर तक ये देखा जाता है। तो आप देखेंगे कि जो थर्मोक्लाइन है ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो घनत्व है, घनत्व यानी डेंसिटी, आप डेंसिटी देखेंगे यहाँ पर, जो डेंसिटी है वो भी क्या होती है, वो इसके उल्टा होती है। पहले नॉर्मल ही रहती है, फिर जैसे जैसे नीचे आते वैसे वैसे वो घटती नहीं है, बढ़ती है। तो ये डेंसिटी का ग्राफ है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर का डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। और ये घनत्व वाला जो घनत्व को शो करता है, इसको पाइक्लोक्लाइन ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। इसके बाद हम देखते हैं 56 में दक्षिण पूर्व एशिया का जो एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये है लाओस। ये कई बार ये पूछ चुका है, तो हम इसको यहाँ से याद रखेंगे। ये है, इसका सही आंसर है लाओस। इसके बाद बाकी कंट्री को भी आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। ये है थाईलैंड, ये है म्यांमार, और म्यांमार का ये जो पार्ट है यहाँ पर इंडिया और इधर चाइना, इनके साथ क्या हो रही है, बॉर्डर शेयर हो रही है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पास भी है, तो ये पास कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आपको अभी आने वाले स्लाइड्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद ये है वियतनाम, ये वियतनाम है, और यहाँ पर ये है ब्रुनेई, ये पूरा इंडोनेशिया का है, तो ये है इसके बाद फिलीपींस। इस तरह से ये आपको याद रखने हैं। हम देखते हैं 56 में जो झूम कल्टीवेशन है, ये एक तरह की क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, मतलब स्लैश एंड बर्न। यहाँ पर जो नेचुरल घास फूस है उसको क्या कर देते हैं, ये जंगलों में जला देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जले हुए पार्ट को छोड़ देते हैं खुला। इसके बाद ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जब ह्यूमस हो जाती है, तो ह्यूमस होने के बाद फिर यहाँ पर खेती की जाती है, यहाँ पर खेत बन जाते हैं। फिर ये झूम कहाँ पे होती है, तो ये झूम होती है जो नॉर्थ ईस्ट
वाला पार्ट है ये वहाँ पर होती है। थार की मरुस्थल राजस्थान आप साइड देखेंगे तो यहाँ पे वालरा, ये राजस्थान के मैदानों में, ये मैदान में आपको देखने को मिलेगी। और एक और है यहाँ पर एक राजस्थान में ही जो पहाड़ों में खेती की जाती है, उसको दहिया या कई बार दजिया भी लिखा जाता है। तो ये पहाड़ी है और ये जो एमपी और राजस्थान का बॉर्डर है ये इस साइड की जाती है। और पश्चिमी घाट में जो केरल वाला पार्ट है, केरला वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको कुमारी या पूनम, ये सारा अगर आपने नोट नहीं किया है तो ये नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। तो कुमारी और पूनम ये आपको केरल वाले पार्ट में मिलेगा जो कि पश्चिमी घाट का रीजन है उसमें। थार के मरुस्थल में आपको वालरा, और ये राजस्थान में ही आपको दहिया, और ये एमपी में भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं तो ये है झूम, और बस ये यहाँ से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। इसके बाद म्यांमार, चीन और भारत की सीमाओं पर, मतलब एक दर्रा है यहाँ पर, पूछ रहा है कौन सा दर्रा, कौन से दर्रे पर ये तीनों सीमाएं मिल रही हैं। अभी मैंने बोला था पिछली वाली स्लाइड में कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा की लोकेशन देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये है, ये चाइना वाला पार्ट है, इसके बाद ये म्यांमार वाला पार्ट है ये पूरा, और इसके बाद ये इंडिया। तो ये यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये है दीफू, और इसको दाइफर या दाइपर भी कई जगह लिखा होता है, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। नाथुला कहाँ पे है, तो नाथुला आप देखेंगे ये सिक्किम, ये सिक्किम का जो तिब्बत से रास्ता है उसको जोड़ता है। खारदुंगला आप देखेंगे, खारदुंगला कहाँ पे है, तो ये है लेह वाला, जो लेह से रास्ता जाता है सियाचिन साइड, सियाचिन। तो ये आपको लेह से सियाचिन साइड देखने को मिलेगा। सेला कहाँ पर है, तो सेला ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर दो दर्रे हैं, दीफू और सेला। नाथुला सिक्किम का हो गया, और खारदुंगला ये है लद्दाख में। इसके बाद हम देखते हैं जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो गोदावरी नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सी नंबर त्र्यंबकेश्वर, नासिक में एक जगह है, तो ये वहाँ से निकलती है। और आपको ये भी याद रखना है कि गोदावरी क्या है, ये 1465 इतनी किलोमीटर लंबी है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा। तो ऐसे आप याद रखिए कृष्ण जी क्या है, महाबलशाली है, तो ऐसे ये यहाँ से कृष्णा, और कृष्णा क्या है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है प्रायद्वीपीय भारत की। अच्छा, अमरकंटक के पहाड़ से कौन सी रिवर निकलती है, तो अमरकंटक से नर्मदा, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम साइड बह के ये अरेबियन सी में चली जाती है। इसके बाद सिहावा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो ये है महानदी, ये है महानदी, जो कि सिहावा से निकल के ये बे ऑफ बंगाल साइड चली जाती है, बे ऑफ बंगाल साइड ये यहाँ पर चली जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी नंबर त्र्यंबकेश्वर नासिक। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। यहाँ पर भूकंपीय तरंगों जो सिस्मिक वेव्स हैं उनके बारे में पूछ रहा है, सबसे जो फास्टेस्ट हैं तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे फास्टेस्ट होती है यहाँ पे पी वेव्स। तो पी वेव्स क्या होती है, ये सबसे फास्टेस्ट है, और इसको साउंड वेव भी बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर से चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद इस वेव और साउंड वेव के साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ये सॉलिड, लिक्विड,
दोनों मीडियम में चलती है। इसके बाद सेकेंडरी वेव की बात करेंगे तो ये है सेकेंडरी वेव, ये वाटर रिपल की तरह होती है, ऐसे ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये ऐसे जैसे पानी की तरंग चलती है, तो ये कुछ इस प्रकार से ये चलती है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखें, और इसका अगर सही आंसर देखें तो ये है एस प्राइमरी पी वेव, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो रिले वेव है तो वो इस तरह से कुछ घूम घूम के चलती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, बट अगर सबसे ज़्यादा जिससे हानि होती है वो है लव वेव, क्योंकि इसमें ये कुछ ऐसे भी चलती है, फिर ये घूमती भी है, तो ये सारा मतलब मिक्सअप होकर चलती है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा अगर ख़तरनाक कोई है तो वो है लव वेव। 61 में देखें तो कौन सा देश जो है वो तुर्की की सीमा से नहीं लगता है। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन कई बार हमें लगता है कि ये बॉर्डर वगैरह शेयरिंग का पूछ रहा है, काफ़ी मैपिंग में डीप पूछ रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो है मिस्र क्या है, ये एकदम अलग है ना, यहाँ पर अफ्रीका में एकदम आप देखेंगे ये अलग से यहाँ पे बसा हुआ है अफ्रीका में। तो यहाँ इजिप्ट है, बट टर्की तो यहाँ है, तो इस तरह से इसके साथ बॉर्डर ये शेयर नहीं करता। कौन कौन कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए ग्रीस की बॉर्डर कुछ ऐसे होती है, ऐसे चलती है, और ये ऐसे ऐसे यहाँ से पूरी, तो ये है ग्रीस भी कर रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सीरिया, इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये सब इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो आप ग्रीस यहाँ पर हम देख चुके हैं, सीरिया यहाँ पर ये, और इसके बाद इराक भी देख चुके हैं। हाँ, ईरान है जो इधर, तो ईरान ये आपको याद रखना है, ईरान भी इसके साथ क्या है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। और यहाँ से आपको जो एक चीज़ और याद रखनी है वो है तुर्की, जिसका अभी नाम तुर्की कर दिया गया है, और इसकी राजधानी अंकारा है, और ये जो मेडिटेरियन सी है उसके और ब्लैक सी के बीच में स्थित है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको अलग से याद रखने हैं। तो अच्छा, इसका हमने सही आंसर नहीं देखा क्या, तुर्की किसकी सीमा से नहीं लगता, तो ये है मिस्र की सीमा से नहीं लगता। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो कहाँ पर है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इस तरह से कुछ, आप अगर ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का भाग है, यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो हाईएस्ट पीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट पीक है वो यहीं पर है, तो वो है माउंट कोसियुस्को। ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट कोसियुस्को। अगर यहीं पर उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में क्या है, यहाँ पे रॉकीज है, रॉकीज। और इसके साथ साथ अगर उत्तरी अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है, यहाँ की हाईएस्ट पीक जो कि अलास्का रेंज में पड़ेगी, उसका नाम है देनाली। यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पीक है देनाली, या फिर माउंट मैकिन्ले भी कई जगह लिखा होता है। इसके साथ साथ अगर दक्षिण अमेरिका में बात करेंगे, तो दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे क्या है, एंडीज में ही आप चिले और अर्जेंटीना वाले रीजन में देखेंगे, तो यहाँ की हाईएस्ट पीक है वो है अकांकागुआ, इसकी हाईएस्ट पीक है। ऑस्ट्रेलिया की हम देख चुके हैं। हाँ, यूरोप की है तो माउंट एल्ब्रुज, तो ये इसकी हाईएस्ट पीक है। इसके बाद 63 देखते हैं, जिसमें जियो सिंक्लाइन के बारे में पूछ रहा है। तो इस सिद्धांत को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये है क्या। जियो सिंक्लाइन एक्चुअली ये बता क्या रहा है, यहाँ पर जैसे कोई रीजन है
और जो बीच का रीजन है वो कुछ यहाँ पर गड्ढा है। सेडिमेंटेशन होता है, धीरे धीरे यहाँ पे जमाव होता है, और जमाव के साथ साथ यहाँ पर ये जब पार्ट थोड़ा भारी हो जाता है तो यहाँ पे जो रीजन है ये क्या होता है, यहाँ पर ऐसे सिकुड़न जैसे होने लगती है। अगर नॉर्मली देखें तो फोल्डिंग जैसा होने लगता है। तो ये फोल्डिंग क्या बनता है, यही फोल्डिंग से बनेगा माउंटेन्स। ठीक है, आपको ये माउंटेन्स यहाँ से याद रखने। इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग में दिया था हाल और डाना ने, तो इसका सही आंसर है जो हाल और डाना। इसके बाद हॉग, कोबर और जॉली इससे संबंधित है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नदी है 2 बार काटती है, और तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाता है माही। यहाँ पर माही जो आप देखेंगे ये एमपी वाले रीजन से निकल के ऐसे गुजरात से ये चली जाती है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार यहाँ से कट कर देती है। ये है कर्क, ये है 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री की बात करें जो कि इक्वेटर है, तो इक्वेटर में एक नदी काटती है अफ्रीका वाले रीजन में, आप देखेंगे मिडिल में, तो कॉन्गो रिवर है यहाँ पर, कॉन्गो रिवर यहाँ पर इसको ऐसे 2 बार कट करती है, तो कांगो हो गई। इसके बाद बची मकर, तो मकर अफ्रीका में ही एक रिवर है यहाँ पर, आप देखेंगे अफ्रीका में एक रिवर है, उसका नाम है लिम्पोपो। तो लिम्पोपो रिवर क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार कट करती है। तो ये 3 रिवर आपको याद रखनी है। यहाँ पर हो गई माही, यहाँ पर हो गई कांगो या जायरे, और यहाँ पर लिम्पोपो। इसके बाद हम देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी का जो उद्गम है वो किस झील से होता है। अब ये लेक वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इनको हम बहुत ही ध्यान से देखने वाले हैं। तो वैसे तो पहले इसका सही आंसर देख लेते हैं। सेंट लॉरेंस नदी जो है वो यहाँ पर लेक है ओंटारियो, सबसे लास्ट में ये लेक ओंटारियो से यहाँ से ये रिवर फ्लो होती है, तो ये है सेंट लॉरेंस रिवर, और ये ओंटारियो से फ्लो होती है। अब इन लेक्स के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी लिख लेते हैं, जैसा कि लेक इरी और लेक ओंटारियो, तो इनके बीच में एक कनाल है, एक नहर है जो कई बार पूछी गई है एग्जाम्स में, तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर से एक रिवर जाती है इसको कनेक्ट करने, तो क्या होता है वहीं बीच में यहाँ पर आप देखेंगे नायग्रा वाटरफॉल है, तो नायग्रा वाटरफॉल है। अब होता क्या है, अगर हमें शिप ले जाना है तो वाटरफॉल से तो जाएगी नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई होती है। तो यहाँ से इसको बाईपास करने के लिए एक कनाल बना दी गई, ताकि शिप जो है वो नायग्रा में ना जा सके। इस कनाल का नाम है वेलैंड। यहाँ पर वेलैंड जो है नहर बना दी गई। तो ये आपको याद रखना है, वेलैंड नहर किन किन को जोड़ती है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो लेक इरी और लेक ओंटारियो इनको जोड़ती है, ठीक है। और यहीं पर से आपको नियाग्रा भी याद रखना है। नियाग्रा कहाँ पर है, तो नियाग्रा यहीं इन दोनों के बीच में है। इसके बाद आपको याद रखना है इरी। तो इरी में क्या है, इरी में इस साइड आप देखेंगे यहाँ पर एक शहर है डेट्रॉइट, जो कि ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। और अगर आपको पता हो तो जो फोर्ड जो कार बनाती है, ये कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पर है। तो ये डेट्रॉइट के बारे में आपको याद रखना है कि ये ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑटोमोबाइल के लिए कौन सी सिटी फेमस है, तो ये आपको याद रखना है, लेक इरी के बगल में है। अब लेक ह्यूरॉन और लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन यहाँ से कुछ ऐसे कनेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर एक लॉक सिस्टम बनाया गया, उसको सू लॉक सिस्टम बोलते हैं, सू कनाल भी बोलते हैं, सू। तो ये आप याद रखेंगे कि क्योंकि इनकी क्या है, इनकी ऊंचाई कम ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पर लॉक सिस्टम का यूज किया जाता है। तो सू
सूनहर पूछेगा किन किन के बीच में है, तो लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरॉन, 2 झीलों के बीच में है। इसके बाद एक ऐसी लेक है, ये लेक मिशिगन। लेक मिशिगन क्या है, पूरी तरह से ये यूएसए में है। बाकी में क्या है, ये 50-50 का मामला है, यहाँ 20 से बॉर्डर बनती है। बट लेक मिशिगन पूरी तरह से, तो मिस्टर अमेरिका कुछ ऐसा ही आप याद रख सकते हैं कि लेक मिशिगन पूरी तरह से कहाँ पर है, ये अमेरिका में है। लेक सुपीरियर की बात करें तो लेक सुपीरियर में आप यहाँ पर देखेंगे, लेक सुपीरियर में है क्या, लेक सुपीरियर में डुलुथ, तो ये डुलुथ है। और यहाँ पर एक मेसाबी रेंज है जो कि आयरन ओर के लिए फेमस है। मेसाबी रेंज किसके लिए फेमस है, ये आयरन ओर के लिए फेमस है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से इस लेक के बारे में याद रखनी है। इस लेक का याद रखने का निमोनिक है होम्स, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। तो ये 5 लेक्स हैं और उनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो याद रखेंगे। हाँ, एक अगर स्टील और आयरन के लिए कई बार आता है, तो यहाँ ओंटारियो के पास यहाँ पे आप देखेंगे तो पिट्सबर्ग है, ये भी आप याद रखेंगे, पिट्सबर्ग। तो ये पिट्सबर्ग ये आयरन और स्टील के लिए फेमस है। तो यहाँ से लेक से ऐसे ही ज़्यादा मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो ये सारे चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कोलार और हट्टी की जो खदानें हैं जो कि सोने के लिए फेमस है, ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। हम देखते हैं कि जो विश्व में घासों का मैदान है जिसमें वेल्ड है, तो वेल्ड कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर वेल्ड कहाँ पर है, ये है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया। अब इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो है ट्रॉपिकल और दूसरे हैं टेम्परेट। 2 तरह के यहाँ पर ये पाए जाते हैं। क्या है, ग्रासलैंड। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो ग्रासलैंड है, सबसे पहले सवाना ग्रासलैंड कहाँ पर है, तो सवाना ये आपको अफ्रीका में मिलेगा, अफ्रीका में। इसके बाद हम देखते हैं कैंपोस, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, इन सब रीजन में आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। इसके बाद लानोस, तो लानोस ये कहाँ पर है, ये आपको वेनेजुएला में मिलेगा, वेनेजुएला में। इसके बाद हम देखते हैं सिल्वास, ये आपको अमेजन जो बेसिन है उसमें मिलेंगे, अमेजन बेसिन में। इसके बाद टेम्परेट में देखें, जिसको शीतोष्ण भी बोलते हैं, शीतोष्ण में हम देखते हैं कि यहाँ पर है पंपास, तो पंपास ये अर्जेंटीना और आपको उरुग्वे उस साइड मिलेंगे, अर्जेंटीना। इसके बाद हम देखते हैं प्रेरी, तो ये प्रेरी कहाँ पर है, प्रेरी है यूएसए। डाउन्स, तो ये डाउन्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद वेल्ड, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो है दक्षिण अफ्रीका। स्टेपीज है, तो स्टेपीज जो कि आपको यूरोप में मिलेंगे, और यूरोप में ही आपको जो पुस्ताज ये हंगरी में मिलेंगे। हंगरी, हम भूखे होंगे तो क्या खाएंगे, पास्ता। स्टेप लेंगे तो फिर ये यूरोप में जाएंगे। डाउन सबसे आप मैप में देखेंगे सबसे नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए क्या है, पावरफुल है तो हम उससे प्रेयर करते हैं। अर्जेंट है तो क्या लाते हैं, हम पंप लाते हैं। ऐसा कुछ आप थोड़ा सा
निमोनिक बना के इनको याद करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक और है ये टेम्परेट में, वो है कैंटरबरी। कैंटरबरी कहाँ पर है? तो कैंटरबरी है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। तो इस तरह से ये स्लाइड से जितने भी ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल के जो ग्रास लैंड्स हैं वो यहाँ पर आप समाना, कैंपोस, लानोस और सिल्वास इनको याद रखेंगे। और इसके बाद टेम्परेट जो शीतोष्ण है उनको कुछ यहाँ से आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 68 में दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश पूर्णतः भू आबद्ध है, मतलब लैंड लॉक्ड है। तो पहले तो देश ही देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये है ब्राज़ील, ये है फ्रेंच गुयाना, ये है सूरीनाम और ये है गुयाना, ये है वेनेजुएला जहाँ पर अभी राष्ट्रपति को क्या किया गया था, वेनेजुएला है। इसके बाद ये है कोलंबिया, इसके बाद ये है इक्वेडोर, इसके बाद ये है पेरू, इसके बाद ये है बोलीविया और ये है पराग्वे और ये है उरुग्वे। ये क्या है? ये है अर्जेंट है ना, तो अर्जेंटीना। ये क्या है? ये है चिली। इस तरह से ये कंट्रीज हमने देख ली। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो बोलीविया है लैंडलॉक, ये है, दो दिख रहे हैं, ये ब्लू वाला और यहाँ पर ये ग्रीन वाला पार्ट। तो यहाँ पर बोलीविया और पराग्वे, तो बोलीविया और पराग्वे क्या है? यहाँ पर लैंडलॉक्ड है। नूबियन जो डेजर्ट है वो किस देश में है? तो ये है सूडान में। नूबियन डेजर्ट देखेंगे तो ये यहाँ पर पड़ेगा, ये यहाँ पर है सूडान। और यहीं पर क्या होती है, सूडान में ही एक जगह हमने देखी थी खार्तूम। खार्तूम में क्या हो रहा था? दो रिवर्स, ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिल नहीं थे, फिर इसके बाद नील नदी आगे चली जा रही थी। तो इस तरह से इसको हम देखेंगे। इथोपिया ये यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक इम्पॉर्टेंट देश है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? तो इसको हम सीड से याद रखते हैं। सोमालिया, जिसमें अभी सोमालीलैंड टूट के बन गया और उसको क्या किया, इजराइल ने मान्यता दे दी। तो आप यहाँ पर देखेंगे सोमालिया। इसके साथ साथ यहाँ पर है ये इथोपिया और इरिट्रिया, ये है जिबूती। तो इस तरह से ये आप कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आप याद रखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें हम देखते हैं कि भूमध्य रेखीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु की मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर क्या होती है, वर्ष भर उच्च ताप और भारी वर्षा ऐसा नहीं होता, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, शुष्क गर्मियाँ और ठंडी सर्दियाँ। तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय तो ये भी नहीं होती है, ये भी नहीं होती, नहीं सॉरी, ये भूमध्य रेखीय, मुझे लगा भूमध्य सागरीय के पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो होगा, वेट जस्ट मिनट, ये यहाँ पर जो होगा सही होगा बी नंबर। वर्ष भर यहाँ पर क्या होगी, वर्ष भर बारिश होगी। तो वर्ष भर क्या होगी, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और वर्ष भर बारिश होती है। इस टाइप की रेनफॉल को कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। मतलब क्या होता है, यहाँ पे
दिन भर होता है यहाँ पे, ये हीट अप होता रहता है, ये रीजन गर्म होता रहता है, और ये इसकी लोकेशन क्या है 0 डिग्री के आसपास। तो आप देखेंगे यहाँ पर सनलाइट पूरे साल चमकती है, तो ये क्या होता है पूरा गर्म होता रहता है, गर्म होकर यहाँ पर पानी उड़ता रहता है। फिर दोपहर के बाद यहाँ पर जो बादल बनते हैं वो फिर बारिश करा देते हैं, हैवी रेन होती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो भी कंट्रीज़ देखेंगे, अगर सिंगापुर को छोड़ दिया जाए, बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ही नहीं ठीक से हो पा रही है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 70 का वो है बी नंबर। इसके बाद कुंचिकल जो जलप्रपात है उसके बारे में देखते हैं। तो कुंचिकल जलप्रपात ये कहाँ पे है, ये वराही नदी पर है। कावेरी में कौन सा है, कावेरी में है शिव समुद्रम, तो ये शिव समुद्रम कावेरी में है। अगर सारावती की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, जोग, तो ये जोग से याद रखेंगे। यहाँ पर है नर्मदा में धुआंधार, तो ये धुआंधार नर्मदा में है। वराही में कौन सा है, कुंचिकल है जो कि कर्नाटक में है। सारावती जोग में, जोग है यहाँ पर, और कावेरी शिव समुद्रम है। इसके बाद किस नदी को पारंपरिक रूप से नील नदी, किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है, तो कौन सा देश है ये है मिस्र। मिस्र को क्या कहा जाता है कि यहाँ का उपहार है, क्यों, क्योंकि ये इसको पानी प्रोवाइड करती है, अदरवाइज यहाँ पर डेजर्ट लाइक सिचुएशन होती, क्योंकि जो सहारा रीजन है, डेजर्ट है, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता पूरा, बट ये नील नदी की वजह से ये बचा हुआ है। तो ये इस तरह से नील नदी को हम देखते हैं कि इसका उपहार कहा जाता है। अच्छा, युगांडा में एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है, जो विक्टोरिया लेक है वो युगांडा के साथ इस साइड से बॉर्डर शेयर करती है, तो ये आपको याद रखना है। युगांडा ये इक्वेटर के पास आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इधर से बॉर्डर शेयर करती है। इस तरह से ये 73 क्वेश्चन है, और ये है माओरी। तो माओरी कहाँ के मूल निवासी हैं, तो माओरी का आपने हाका डांस, और ये हाका पिछली बार इनकी पार्लियामेंट का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, तो इसमें आप देखेंगे ये है न्यूजीलैंड के माओरीज, वहीं पाए जाते हैं। ये अपनी जो बॉडी है उसमें ये टैटूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा बना के रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो यहाँ पर एक मतलब इनकी जो मूल प्रजाति है उसको एबॉर्जिनल्स बोलते हैं, एबॉर्जिनल्स। तो ये एबॉर्जिनल्स यहाँ हो गए, ग्रीनलैंड और कनाडा। अच्छा, एबॉर्जिनल्स की एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये अपनी पेंटिंग के लिए फेमस है, इनकी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये पेंटिंग के लिए फेमस है। ग्रीनलैंड और कनाडा में इधर मंगोलाइड प्रजाति के पाए जाते हैं, कौन, एस्किमोज। तो ये एस्किमो यहाँ पर कहाँ पर, ग्रीनलैंड और कनाडा में। तो ग्रीनलैंड कनाडा में एस्किमो हो गए। न्यूजीलैंड की जो मूल जाति है वो है माओरी, और ऑस्ट्रेलिया में एबॉर्जिनल्स पाए जाते हैं। मकर रेखा पर स्थित देशों का सही समूह बताओ, सही ग्रुप बताना है। अब ये क्वेश्चन ऐसा देख के लग रहा है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप का है, बट इसको अगर आप सॉल्व करने लग जाओगे तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये कुछ अगर रफली ड्रा किया जाए तो कुछ यहाँ से ऐसे ये 0 डिग्री जाती है, फिर यहाँ से आप ड्रा करोगे, सॉरी कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गए यहाँ से, तो ये है कर्क रेखा। फिर इसके बाद जो मकर रेखा है कुछ ऐसे गुजर रही है, ये है मकर रेखा। अब यहाँ पर अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो चिली है ये यहाँ पर मकर रेखा में बिल्कुल कट कर रहा है। पेरू, तो अगर आपको पेरू की लोकेशन नहीं पता है, ठीक है, तो ये रूस तो यहाँ है, तो ये तो चीन यहाँ है, ऐसा तो है ही नहीं, चीन तो यहाँ तो है ही नहीं, तो फिर ये कट कर देंगे हम। डी नंबर तो वैसे भी गलत हो गया। केन्या, सोमालिया, अगर आपको मान लीजिए केन्या की लोकेशन नहीं पता है
सोमालिया की भी नहीं पता है। वैसे तो केन्या और सोमालिया, यहाँ पर है ये केन्या और ये है सोमालिया, ये वाला सोमालिया। अगर मान लीजिए इनकी नहीं पता है लोकेशन, तो आपको मालदीव तो पता है ना कि इंडिया के पास में है, तो ये इंडिया के पास में है, यहाँ पर मालदीव, तो ये तो है ही नहीं, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। इंडोनेशिया ये वाला पार्ट है 0 डिग्री के आसपास, तो ये सी नंबर भी हम क्या कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, 2 खत्म हो गए। इसके बाद देखते हैं मिस्र, इजिप्ट। इजिप्ट का लोकेशन ये वाला है इजिप्ट। तो इजिप्ट और इंडिया ये क्या है, दोनों कर्क रेखा पर है, ना कि मकर रेखा पर। तो अगर एक का भी हमें पता है, इंडिया का जैसे पता है, यहाँ पर क्या है, कर्क रेखा गुजरती है, ना कि मकर, तो मिस्र में भी यही है। इनको दोनों क्या हो गए, ये पूरा ऑप्शन ही कट हो गया। ओमान, मैक्सिको, मैक्सिको आप देख लो यहाँ पर है, कहाँ कितना, ऐसे थोड़ी है कि मकर रेखा को ऐसे सांप बना देंगे ना, तो कुछ ऐसा आप यहाँ पर याद रखेंगे। मैक्सिको भी नहीं है, ओमान भी नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। अब ए नंबर बच रहा है, तो ए नंबर हम लगा देंगे। अब देख भी लेते हैं, ब्राज़ील, तो ये वाला ब्राज़ील है, ब्राज़ील हो गया। नामीबिया, तो ये जो पार्ट है ये नामीबिया है अफ्रीका में। और मेडागास्कर, तो ये मेडागास्कर है जो कि हिंद महासागर में है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाता है ए। जोहोर स्टेट, तो जोहोर स्टेट के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, जो कि कहाँ पर है, तो स्टेट ऑफ जोहोर यहाँ पर ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है। अब ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप का है, बट अगर रियल में आप देखोगे तो बोर्नियो क्या है, बोर्नियो एक आइलैंड की तरह है वहाँ अलग से, तो बोर्नियो तो एकदम अलग हो गया, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, मेनलैंड से कनेक्ट नहीं है। लाओस, लाओस को अभी हमने देखा था क्या कि ये इधर का लैंड लॉक है, तो ये भी नहीं है। लाओस के आप ईस्टर्न साइड देखोगे तो वियतनाम पड़ेगा, यहाँ पर इस मैप में नहीं है, मान लो यहाँ पर लाओस है, तो ये इधर ऐसे वियतनाम ऐसे इसको ढक रहा है, तो लाओस और ये वियतनाम ये दोनों नहीं है, तो इस तरह से इसका सही आंसर है मलेशिया। ये मलेशिया का ही ये क्या है, पेनिनसुला है, इसको मलय पेनिनसुला भी बोलते हैं, मलय प्रायद्वीप, तो ये आप याद रखेंगे, ये मलय, और यहाँ पर ये है जोहोर और ये है सिंगापुर, तो इनके बीच में है। अच्छा, ये जो स्टेट है यहाँ, इसको सिंगापुर स्टेट बोलते हैं, और अगर आप इधर जाओगे तो इधर आपको मलक्का मिलेगी। तो ये 2-3 स्टेट है यहाँ पर, इनको ऐसे आपको याद रखना है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो अफ्रीका है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो। अब ऐसा होता है ना कि हम किसी को बोलते हैं कि हमारा मतलब मन ना जलाओ, तो ऐसे आप इसको याद रखोगे, यहाँ पे मन, मन से याद रखोगे, और मन तन, तो तन से तंजानिया, मन, मन से मंजारो, तो किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ पर है, ये तंजानिया में है, अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट यहाँ पर ये पर्वत है। अब दूसरा देखते हैं, ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पर है, तो ये है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, तो ये साउथ अफ्रीका में क्या है, ड्रैकेंसबर्ग है। एटलस, अगर इसका मैप ही ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तो इसका मैप कुछ इस तरह से बनेगा अफ्रीका का, तो यहाँ पर है ये किलिमंजारो, तंजानिया यहाँ पर है, जांजीबार ये इसका एक पार्ट है, इधर पूछा जाता है, आइलैंड है, तो यहाँ पर है तंजानिया, तंजानिया में है किलिमंजारो, तो तन मन से ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद ये है साउथ अफ्रीका, और यहाँ पर ऐसे है ये ड्रैकेंसबर्ग। ओके, ये बी नंबर वाला यहाँ पर है, ए नंबर वाला यहाँ पर है, और इसके बाद जो एटलस है यानी सी नंबर वाला, एटलस आपको ये मोरक्को वाले रीजन में सी नंबर देखने को मिलेगा, एटलस मोरक्को में। इसके बाद रुवेनजोरी, ये वैसे ये काफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट अगर आप लिटरेचर जो है उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा वर्णन मिलता है, तो रुवेनजोरी आपको मिलेगा ये DRC, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये वहाँ पर आपको युगांडा, यहीं पर युगांडा है, तो यहीं पर आपको ये मिलेगा रुवेनजोरी।
ये क्या है, ये यहाँ पे ये जो पीक है इसमें बर्फ़ है, आइस जमी हुई है, और ये इसलिए यूनिक है क्योंकि यहीं से 0 डिग्री पास से गुजरती है, तो भी ये इक्वेटर के पास है, भूमध्य रेखा के पास है, तो भी यहाँ पर क्या है, बर्फ़ जमी हुई है। और इसी वजह से इसको माउंटेन्स ऑफ दी मून भी कहा जाता है इनके लिटरेचर में। इसको पुराने टाइम पे माउंटेन्स ऑफ दी मून भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये बर्फ़ जमी होती थी। तो इक्वेटर के पास है, इस तरह से आप याद रखेंगे। और ये है यहाँ पर डी नंबर। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत हमने देखा था किलिमंजारो, और बाकी की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद तकलामाकन जो मरुस्थल है ये कहाँ पर है, तो ये चाइना में आपको देखने को मिलेगा। और एक बेसिन है तारिम, ये तारिम बेसिन है, और तारिम बेसिन के बीच में आपको मिलेगा ये तकलामाकन। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर जो याद रखनी है वो ये और है कि कुन्नुल सान मतलब पर्वत, तो कुन्नुल सान और तियान सान के बीच में है ये बेसिन, ये आपको याद रखना है। कुन्नुल सान और तियान सान के बीच में ये बेसिन है। या फिर ऐसा पूछ ले कभी कि कुन्नुल सान और तकलामाकन के बीच में कौन सा डेजर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि तकलामाकन है। और एक यहाँ इस मैप से आपको एक चीज़ और याद रखनी है, लोब नूर, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर का जो यहाँ पर प्रक्षेपण होता है तो ये यहीं पर होता है। तो ये न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है चाइना की। तो ये लोब नूर ये एक झील की तरह है, तो इसको आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद तकलामाकन याद रखेंगे, तारिम और तियानसान, कुन्नुनसान। तियानसान क्या है, ये किर्गिस्तान और इधर कजाकिस्तान से यहाँ पर फैला हुआ है चाइना। तो मरुस्थल किस बेसिन पर है हमने देखा, तो ये तारिम बेसिन। लोपनूर तो ये क्या है, ये न्यूक्लियर इनकी टेस्टिंग साइट है, और बाकी ये बेसिन दूसरे उसके हैं, इनको फिर आगे कभी देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बंदरगाहों में कौन सा नदी बंदरगाह है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर आपको याद रखना है कुछ कि और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर कोलकाता तो इसका सही ऑप्शन हो गया। अगर बाकी हम बंदरगाहों की बात करें तो यहाँ पर गुजरात वाले रीजन में आपको मिलेगा कांडला क्या है, ये दीनदयाल पोर्ट है, और ये एक नेचुरल पोर्ट है दीनदयाल, उसमें इसको नाम इसका बदल दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर है मुंबई। तो मुंबई ये भी क्या है, ये बिगेस्ट है, और यहीं पर आप देखेंगे कंटेनर जो शिपमेंट है रखे जाते हैं यहाँ पर, तो उसको न्यावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऐसे कुछ यहाँ पर याद रख सकते हैं आप। इसके बाद हम देखते हैं मार्मो यहाँ पर है मार्मो गाँव। तो मार्मो गाँव क्या है, ये गोवा में आपको मिलेगा। जुआरी रिवर, यहाँ पर जुआरी रिवर है, जुआरी रिवर, तो गोवा में आपको इसका फ्लो मिलेगा, वो देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, आयरन एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पर से आप देखेंगे ये है न्यू मंगलोर, तो ये है न्यू मंगलोर, तो ये है न्यू मंगलोर। और इसके बाद नीचे है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है वेम्बनाथ जो, और यहीं पर आपको मिलेगा कोची। तो कोची ये वेम्बनाथ में है और ये एक लगून में है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी नेचुरल है। तो वेस्टर्न कोस्ट में आप देखेंगे ज़्यादातर नेचुरल है। अगर ईस्टर्न की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर है कोलकाता, ये है कोलकाता। ये क्या है, एकमात्र इंडिया का ऐसा पोर्ट है जो रिवराइन पोर्ट है, मतलब ये नदी के किनारे है। और कौन सी नदी है, तो ये है हुगली। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ उड़ीसा वाले रीजन में है पारादीप।
अब पारादीप क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, इसलिए इसको पूछा जाता है। ये महानदी का डेल्टा है तो उसी के पास में है, तो महानदी डेल्टा के पास में है ये, तो ये चीज़ यहाँ से आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, तो विशाखापत्तनम कहाँ पर है? ये भी नेचुरल है और ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है ये विशाखापत्तनम। यहाँ पर एक चीज़ पूछी जाती है जो डॉल्फिन नोज है, डॉल्फिन नोज करके एक हिल है, डॉल्फिन नोज, तो ये एक हिल की तरह है और क्या करता है, जो यहाँ पर जो वेव्स आती हैं सी की, उससे इनको मतलब इस पोर्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए डॉल्फिन नोज मतलब यहाँ पर कौन सा पोर्ट है, डॉल्फिन नोज क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप विशाखापत्तनम से इसको याद रखेंगे और ये एक नेचुरल पोर्ट है। इसके बाद यहाँ पर है चेन्नई, तो चेन्नई पोर्ट ये है तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में। इसके बाद इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, तो आर्टिफिशियल हमने दो पोर्ट देखे, चेन्नई और पारादीप, बाकी क्या है, नेचुरल है। कोलकाता एक ऐसा पोर्ट है जो रिवराइन है, जो रिवर के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। एक और है यहाँ पर तूतीकोरिन, तूतीकोरिन या फिर इसको चिदम्बरम ऐसा कुछ है, चिदम्बरन नर है। तो ये पोर्ट क्या है, ये भी आर्टिफिशियल है। तूतीकोरिन से आप याद रख सकते हैं, तूतीकोरिन ये आर्टिफिशियल है और ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पोर्ट हैं और उनकी लोकेशंस हैं, जिसमें ये जो वेस्टर्न साइड के हैं ये मोस्टली क्या हैं, ज़्यादातर नेचुरल हैं, इधर कुछ आर्टिफिशियल हैं जैसे तूतीकोरिन हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं चेन्नई आर्टिफिशियल है और पारादीप आर्टिफिशियल है। तो बाकी ये विशाखापत्तनम और कोलकाता में ये हुगली किनारे है, तो ये रिवराइन पोर्ट है। तो इस तरह से इस स्लाइड से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुंडा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, तो ये सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है, ये है हिंद महासागर में। कहाँ पर है ये, इंडियन ओशन में। तो सुंडा ट्रेंच हमने देखा, इसको जावा ट्रेंच भी बोलते हैं वैसे, अगर इस ट्रेंच की बात करें तो जावा ट्रेंच भी बोलते हैं। इसकी लोकेशन ये यहाँ पर आपको मिलेगी, सुमात्रा और जावा का जो रीजन है इसमें आपको इस साइड देखने को मिलेगा। ट्रेंच बेसिकली क्या होती है, जब दो प्लेट्स होती हैं और एक प्लेट सबडक्ट होती है तो यहाँ पर इस तरह से ये गहरा पार्ट बन जाता है और इसी को ट्रेंच बोलते हैं। कुछ ट्रेंचेस हैं जो आपको और भी याद रखने लायक हैं, जैसे अटलांटिक में अगर देखें तो पोर्तो रिको है, पोर्तो रिको, ये ट्रेंच आपको अटलांटिक से याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वैसे वेस्ट अटलांटिक में है बट बस आप ये याद रखो कि ये अटलांटिक में है। साउथ सैंडविच ये भी आपको याद रखनी है, ये भी कहाँ पे है, अटलांटिक में। तो रुको सैंडविच खा लेते हैं, ऐसा कुछ याद रख सकते हैं। इसके बाद रोमांसे करके भी एक है, बट अगर आपको रोमांसे, तो ये भी आपको अगर लिखना है तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर प्रशांत की देखें तो प्रशांत में कई जगह पर सबडक्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा ये क्या है, ओशियन है, सबसे बड़ा ओशियन है प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर कई ढेर सारी हैं, जैसे कि सबसे बड़ी है मारियाना क्या है, सबसे गहरी है, 11,034 मीटर क्या है इसकी गहराई है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और है टोंगा, और आप क्यूराइल कमचटका वाले
रीजन पर, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कमचटका। तो ये यहाँ से याद रख सकते हैं। फिलीपीन है, कर्माडेक है, ये सारी की सारी कहाँ पर है, ये प्रशांत में है। यहाँ पर आपको प्रशांत में जापान भी मिलेगी। तो ये सारी पोर्ट, ये सारी ट्रेंच इस तरह से आपको याद रखनी है। एल्यूसियन, तो ये भी एल्यूसियन आइलैंड साइड आपको ये देखने को मिलेगी प्रशांत में। तो इस तरह से ये याद रख सकते हैं। हिंद महासागर की जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है सुंडा, या फिर इसको जावा भी बोलते हैं। तो इस स्लाइड से इतना ही इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद हम देखते हैं कील नहर। तो जैसे आपके पास एक बाल्टी है और बाल्टी में यहाँ पर कुछ मतलब एक होल हो जाता है, तो आप क्या करोगे, उसके पास ले जाओगे बनाने वाले के पास, और वो क्या करता है, इस टाइप का एक लोहा होता है कील जैसा, और इसको ठोक के वो हथौड़ी मारता है और ठीक हो जाता है, फिक्स कर देता है। तो इस तरह से आप याद रखोगे। ये है डेनमार्क। डेनमार्क का ये पेनिनसुला है, इसको जुटलैंड बोलते हैं। और यहाँ पर ये है नॉर्थ सी और ये है बाल्टिक सी। अब इन दोनों के बीच में बनाई गई कील नहर। तो बाल्टिक और नॉर्थ, तो ऐसा आप मतलब याद रख सकते हो कि बाल्टी टूटी हुई है, आप लेके जाते हो तो वो कील निकालता ठोकने के लिए, तो आप क्या बोलते हो, नो नो नो, मतलब नो से नॉर्थ और बाल्टी से तो बाल्टिक और कील से कील नहर। तो इस तरह से जो बाल्टिक सागर है और उत्तर सागर है, उत्तरी सागर, इसके बीच में क्या है, कील नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर, तो रेड सी को भूमध्य सी से भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, यहाँ पर तो स्वेज कनाल जोड़ती है। कैरेबियन, और ये कैरेबियन और प्रशांत, तो ये प्रशांत में ही है कैरेबियन। हाँ, अटलांटिक से प्रशांत में अगर जाएंगे, सॉरी ये कैरेबियन अटलांटिक में है यहाँ पर। तो ये दोनों एक ही जैसी बातें हैं यहाँ पर, कैरेबियन क्योंकि ये अटलांटिक का ही पार्ट है। तो आप देखेंगे इनके बीच में जो कनाल है ये है पनामा, जो कि पनामा भी क्या चलती है, लॉक सिस्टम से चलती है। तो पनामा इनके बीच में है, अटलांटिक और प्रशांत के बीच में। तो इस तरह से इस स्लाइड में 2 3 4 चीज़ें आपको अलग अलग याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं जो फॉकलैंड आइलैंड है। तो ये क्या है, एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है जिसमें यूके बोलते हैं ये मेरा, बट अर्जेंटीना बोलता है मैं ना दूंगा। इस तरह से इनके बीच में टसन चलती है। और ये आइलैंड कहाँ पर है, तो ये आइलैंड यहाँ आप देखेंगे वेस्टर्न जो सदर्न अटलांटिक है उस साइड आपको ये देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना से आपको ये ईस्टर्न साइड देखने को मिलेगा अटलांटिक में, और ये अर्जेंटीना का है, बट यहाँ पर यूके इसको कब्जा करके रखा है। तो आप देखेंगे ये कहाँ पर है, दक्षिण अटलांटिक में, फॉकलैंड आइलैंड। डिस्प्यूटेड है इसलिए ये क्वेश्चन आंसर ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हम 82 देख लेते हैं। तो 82 में जो यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात हो रही है, जैसा एक क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था और यहाँ पर वही क्वेश्चन है। तो झूम कल्टीवेशन ये नॉर्थ ईस्ट जो हिमालय का पार्ट है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में होती है, बिल्कुल सही है। पोंडू ये आंध्रा में होती है, बिल्कुल सही है। वालरे दक्षिण पूर्व राजस्थान में होती है, बिल्कुल सही है। दहिया या दजिया कई जगह लिखा होता है, तो दहिया ये भी राजस्थान और एमपी, ये आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, ये पहाड़ों में, राजस्थानी पहाड़ों में ये आपको देखने को मिलेगी। केरल में क्या था, पोनम और कुमारी, ये 2 शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम आपको देखने को, ये है सारी एक ही टेक्निक, बट क्या है इनके नाम रीजन वाइज अलग अलग हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पर भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो जब विश्व का हम देखेंगे तो उसमें अलग से हम उनका सारा देख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो चट्टानें हैं। तो चट्टानों में
इनका रूपांतरण। तो जैसे कोई चट्टान है, हम देखते हैं यहाँ पर 3 तरह की चट्टानें हैं। पहली है इग्नियस, फिर इसके बाद सेडिमेंट्री, फिर इसके बाद यहाँ पर है मेटामॉर्फ। तो मेटामॉर्फिज्म होगा इसमें, तब ये बनेगी। सेडिमेंटेशन होगा मतलब जमाव से ये बनेगी, और ये डायरेक्ट ज्वालामुखी उद्गार या फिर अंदर ही ये जम जाएगा तो उससे बनेगी। यहाँ पर देखते हैं मेटामॉर्फिज्म से क्वेश्चन आया है, रूपांतरण। तो रूपांतरण कैसे होगा, इसमें या तो बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर बढ़ जाए, या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, और उसके साथ साथ या तो प्रेशर इंक्रीज हो जाए। जैसे जो हीरा बनता है वो क्या है, कोयले से बनता है। तो ये आप देखेंगे क्या हो जाता है उसका, बहुत ज़्यादा वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में वो बनता है, क्या, डायमंड। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ग्रेनाइट है तो ये नीस इससे बनता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो नाइट है, अगर नाइट है, रात है, तो नीस को क्या है, हम बाहर नहीं जाने देंगे। नीस मतलब वो भतीजी। तो ऐसा कुछ इसको रिलेट करके रख सकते हैं। बेसाल्ट, साल्ट है, अगर साल्ट में अगर किसी को सिस्ट हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है यहाँ पर साल्ट आप लगाओ। तो ऐसे कुछ आप रिलेट कर सकते हैं। बेसाल्ट, सिस्ट, एकदम सही है। इसके बाद चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर जो लाइम स्टोन है उससे क्या बनेगा, संगमरमर। ओके, ये आप यहाँ पर मार्बल बनेगा, याद रखेंगे। इसके साथ अब देखते हैं जो बलुआ पत्थर है। बलुआ पत्थर मतलब इसको बोलते हैं सैंड स्टोन। इससे स्लेट बन रहा है यहाँ पे बोल रहा, बट ऐसा नहीं है। बलुआ पत्थर से आप देखेंगे क्वार्टजाइट बनता है, क्वार्टजाइट। और ये स्लेट किससे बनता है, स्लेट सेल से बनता है। तो स्लेट जो है ये सेल से बनेगा। अच्छा, इसका भी रूपांतरण हो जाता है। तो स्लेट का पहले सेल से स्लेट बना, और स्लेट से क्या बनेगा, फाइलाइट। फाइलाइट। तो ये आप रूपांतरण का जो सर्कल है ये आप याद रखेंगे। जैसे बलुआ पत्थर से क्या बनेगा, क्वार्टजाइट, मतलब सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनेगा। सेल से, सेल मतलब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सेल लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी लगी होती हैं, एक नई तरह की जो लिखने के लिए बच्चों के आती है, तो उसको स्लेट बोलते हैं। तो आप उससे याद रखो कि उनके उसमें क्या आने लगे, सेल, स्लेट में। और स्लेट क्या हो जाती है, उसमें कुछ भी लिखते हैं तो हम वो फैल जाता है। तो ये, या फिर फाइल से भी याद रख सकते हैं कि वो फाइल जैसा कुछ भी हम उसमें लिख सकते हैं। चूना पत्थर और इन सब का हमने देख लिया। इसके बाद जो कुमाऊं हिमालय है वो किन 2 नदियों के बीच में है। तो पहले तो इसका डिवीज़न देख लेते हैं। ऐसे हिमालय है, मान लो हिमालय को आपको देखना है तो आप एमपी या फिर आप दिल्ली में खड़े होकर देख रहे हो तो वो कैसा दिखेगा, या फिर यहाँ एमपी में खड़े हो तो ये कुछ पूरा हिमालय आप इस साइड से देख पाओगे। एक बस एक ऑब्जर्वेशन की तरह देखो कि इस तरह से इसका डिवीज़न हमें करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नदी आएगी वो है सिंधु, ये है सिंधु। इसके बाद दूसरी नदी आएगी सतलज, सतलज। इसके बाद जो तीसरी नदी होगी वो होगी यहाँ पर काली। इसके बाद तीस्ता, जो कि ब्रह्मपुत्र की क्या है, सहायक नदी है। और यहाँ पर लास्ट में होगी दिहांग। अब इनके बीच में जो डिवीज़न है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिवीज़न है, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। इसको क्या बोलते हैं, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। और काली और तीस्ता इनके बीच में कौन सा है, ये नेपाल, नेपाल हिमालय। इसके बाद तीस्ता और दिहांग के बीच में तो ये है असम हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय। अब यहाँ पर जो पूछ रहा है कुमाऊं हिमालय के बारे में पूछ रहा है। तो कुमाऊं कहाँ है, सतलज और
काली के बीच में। सतलुज और काली के बीच में क्या है, ये कुमाऊं हिमालय। अब सबसे अगर लंबा देखा जाए, अगर इस पार्ट को देखा जाए तो सबसे अगर इसको लंबा देखा जाए तो ये है नेपाल। इस तरह से ये कुछ फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध जो कलगुली और कुलगाडी है, वैसे यहाँ पर जो मैक्सिमम जो गोल्ड थे उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, बट ये क्वेश्चन कई बार अभी एग्जाम्स में देखा गया है। तो इस तरह से आप ये इसको याद रखेंगे, गोल्ड फील्ड के लिए फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा तथ्य, मतलब सही तथ्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आप देखेंगे ये है 180 और इस तरह से ये बनाई गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये 180 जो देशांतर है उसके पास से स्थित रेखा है। 0 डिग्री देशांतर क्या है? तो ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन है, मतलब यहाँ से टाइम, जो टाइम का कैलकुलेशन होता है ये प्राइम मेरिडियन से होता है, 0 डिग्री से। इस तरह से आप यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं। और ये यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई इसलिए क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जो छोटे छोटे आइलैंड हैं या फिर कंट्रीज़ के जो आइलैंड हैं उनमें टाइम का डिफरेंस ना आए, उसके लिए यहाँ पर इसको टेढ़ा कर, जैसे यहाँ पे एल्यूसियन आइलैंड है तो इसको इस साइड टेढ़ा कर देगा। इस तरह से आप यहाँ पर इसको याद रखेंगे 180 डिग्री में। इसके आप देखेंगे अगर इसके इस पार आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक दिन ऐड हो जाएगा। अगर इस साइड जाएंगे, नहीं इस साइड अगर जाएंगे तो एक दिन ऐड हो जाएगा, और अगर इस साइड आएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। कुछ ऐसा आप याद रखेंगे। भारत की मानक समय रेखा तो ये भारत की मानक रेखा तो ये 82.5 डिग्री है। तो इस स्लाइड से इतना ही था इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं जो स्प्रिंग टाइड है उसके बारे में। तो स्प्रिंग टाइड पहले तो बनती कैसे है ये देख लेते हैं। तो स्प्रिंग टाइड में होता क्या है, इस पोजीशन को कहते हैं सिजगी। अब ये नया सिजगी टर्म ये क्या है, तो ये है, मान लो आप ये है सन, फिर इसके बाद ये है मून और इसके बाद ये है अर्थ। तो तीनों यहाँ पर आप देख रहे हैं, तीनों एक ही सीध पर है, एक ही रेखा पर है। तो इस पोजीशन को सिजगी बोलते हैं, जब तीनों लगातार एक ही मतलब लाइन पर हों। अब यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो आमतौर पर कब होता है, ये अमावस्या या फिर पूर्णिमा को देखने को मिलेगा, पूर्णिमा को देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्प्रिंग टाइड है, अब यहाँ पर होगा क्या कि इसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल और इसका अपना, इसको क्या करेगा, सॉरी ये अर्थ ना यहाँ पर कर देंगे और मून लास्ट में कर देंगे। अब होगा, अब मून का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये है मून, ये है अर्थ, सॉरी ये है अर्थ और ये है सन। अब सन क्या करेगा, अपनी तरफ इसके वाटर को खींचेगा और इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो अर्थ में क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, बल्ज बन रहा है, दोनों साइड से पानी खींच रहा है तो बल्ज बन रहा है। तो ये भाई हाई टाइड हो रही है क्योंकि दोनों साइड से बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इसलिए ज़्यादा लग रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा पर होंगे तो यहाँ पर होगी स्प्रिंग टाइड, मतलब हाई टाइड। आप इसको स्प्रिंग से भी याद रख सकते हैं, जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पर एक स्प्रिंग बना दीजिए। स्प्रिंग कैसी होती है, ऐसी। तो ये स्प्रिंग की तरह आप स्प्रिंग टाइप से याद रख सकते हैं, ये सीधी रेखा में होंगे। अच्छा, अगर 90 डिग्री में होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये है अर्थ, ये है सन और ये है मून। तो क्या होगा, यहाँ पर लघु ज्वार आएंगे, मतलब फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है ना, ये इधर से लग रहा है, ये इधर से लग रहा है, इधर भी खाली है, इधर भी खाली है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स नहीं लगेगा ज़्यादा, तो यहाँ पर लघु टाइड आएंगे। इनको बोलते हैं नीप टाइड, नीप टाइड, लघु ज्वार।
ठीक, ये कब होगा, ये जब 90 डिग्री में हो। तो ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो समकोण पर होंगे। जब चंद्रमा सबसे दूर होगा, चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपोजी। और अगर पास है तो इसको पेरिजी बोलते हैं, पेरिजी। ये आप याद रखेंगे। तो पास है तो पेजी, तो पी से पास, ऐसे याद रखेंगे। चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे पास में होगा तो इसको पेरिजी बोलेंगे, दूर होगा तो अपोजी बोलेंगे। इस तरह से इस जो पूरी स्लाइड में याद रखना है आपको, तो ये 2 3 4 चीज़ें हैं। जैसे सिजगी याद रखेंगे, फिर नीप टाइड कब होगा, स्प्रिंग टाइड कब होगी, अमावस्या पूर्णिमा को। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि अमावस्या क्या होता है, पूर्णिमा को कौन सी टाइड होती है, ऐसा कुछ आता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। मेडागास्कर किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? तो मेडागास्कर हम देखा था हमने कि ये है पूरा क्या, इंडियन ओशन। ये है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर, तो ये है हिंद महासागर का। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो प्रशांत महासागर का यहाँ पर है न्यू गिनी। प्रशांत महासागर का न्यू गिनी यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप है। इस तरह से अटलांटिक का अगर आप देखेंगे तो अटलांटिक का ये ग्रीनलैंड है यहाँ पर। इसके बाद तियान सान। अभी पिछले वाले स्लाइड पे थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था तियान सान के बारे में, और मैंने ये भी कहा था यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन हो जाएगा। तियान सान पर्वत श्रृंखला चीन के किस भाग में स्थित है? तो हमने देखा था तियान सान कुछ यहाँ पर थी, ये थी तियान सान। इसके बाद यहाँ पर कुनलुन सान था, कुनलुन सान। बीच में यहाँ पर हमने देखा था तकलामाकन डेजर्ट। और यहाँ पर हमने यहीं पर देखा था तारिम बेसिन। और यहीं पर इस साइड लोप नूर क्या था, ये यहाँ की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर इसकी क्या लोकेशन मतलब डायरेक्शन की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी चीन में होगा। यहीं पर आप देखेंगे कजाकिस्तान साइड, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इजिप्ट का कौन सा प्रायद्वीपीय भाग भौगोलिक रूप से एशिया में है? अब आपको अगर इजिप्ट के आसपास का थोड़ा सा मैप याद हो तो कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा है, इसके बाद ये एशिया शुरू हो जाता है, ये कुछ ऐसा है, यहाँ से लगा हुआ है। तो आप देखेंगे ये है लाल सागर, रेड सी है यहाँ पर। और यहाँ पर रेड सी में जब सुएज साइड से जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सुएज कनाल है, सुएज नहर है। सुएज नहर से ये हम चले जाएंगे भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पेनिनसुला है, ये पूरा ये वाला पार्ट, ये है सिनाई। तो सिनाई प्रायद्वीप क्या है, यहाँ पर सही आंसर है। ये क्या है, एशिया का भौगोलिक रूप से है पार्ट। इसके बाद गाजा, तो गाजा आप इजराइल वाले पार्ट में देखेंगे, इधर यहीं पर गाजा मिलेगा आपको। ये मिस्र के साथ क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर करता गाजा। ये कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से। इसके बाद सुएज, तो सुएज हमने देखा, सुएज पूरी कनाल है यहाँ पर। और सुएज के अंदर कुछ लेक्स हैं, जिनमें 4 लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये वैसे अगर डीप में पूछता है तो क्या करता है, पीएससी वगैरह में यहाँ से इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए बोलता है। तो अगर चारों लेक को हम देखें तो इस तरह से चारों लेक हैं सुएज कनाल के अंदर, मतलब इनको ऐसे कनेक्ट किया गया है। अब ये पहली कौन सी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर पहली लेक है मंजला, टिम्सा,
ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। तो ये लेक्स भी आपको इनके नाम याद रखने हैं, लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, टिमसा और मंजला ये। और सिनाई पेनिनसुला की आपको लोकेशन याद रखनी है। यहाँ पे गाजा को भी याद रखना है, किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और ये सब कहानी है लाल सागर और भूमध्य सागर और पूरा ये इजिप्ट इनके बीच के। इसके बाद 91 में हम देखते हैं जो मरे डार्लिंग रिवर है उसका जो बेसिन है तो किस महाद्वीप पर है। ऐसे ये मरे डार्लिंग रिवर है दोनों, और ये है ऑस्ट्रेलिया में। और यहीं पर जो ऑस्ट्रेलिया के जो मैदान पाए जाते हैं ग्रासलैंड वो यहीं पर है। इनको क्या बोलते हैं, डाउन्स। इसके बाद हम देखते हैं जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो किन दो देशों को अलग करता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये ओमान और ईरान के बीच में है। ये कन्फ्यूजन कई बार मैप में भी देखने को मतलब मिलता है। तो यहाँ पर ये है ओमान और यहाँ पर इधर से है यूएई। तो होता क्या है, यहाँ से ये वाला पार्ट जो टिप है ये ओमान के अंडर में है, और इधर ईरान जहाँ पर अभी क्या देख रहे हैं आप, घमासान। तो अभी क्या वहाँ पे वार चल रहा है। तो यही इसी स्टेट में आप देखेंगे जो भी ईरान से यहाँ पे पोर्ट बने हुए हैं, और ईरान के पोर्ट से जो भी यहाँ पर ऑयल आता है तो वो यहीं से होके आता है। अब यहीं पे क्या हो गया है, सारे वॉर की वजह से यहीं पर सारे के सारे शिप्स रुक गए हैं। तो ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पहले तो इसकी लोकेशन याद रखना है, फिर कौन कौन सी कंट्री के बीच में है, तो ईरान और ओमान के बीच में है, ये आपको याद रखना है। ये कौन सी, अगर गल्फ़ की बात की जाए तो ये पर्सियन गल्फ़ है, गल्फ़ ऑफ पर्सिया। तो ये पर्सियन गल्फ़ है और इधर अपना अरब सागर है। अरब सागर पर्सियन गल्फ़ के बीच में ये हॉर्मुज है। तो यहाँ पर ओमान और ईरान ये याद रखना है, इनके बीच में हॉर्मुज है। लेक बल्कास, तो लेक बल्कास ये कहाँ पर है, तो ये है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में लेक बल्कास है। अगर ईरान में लेक की बात करेंगे तो लेक उर्मिया, लेक उर्मिया ये है ईरान में, उर्मिया लेक ईरान में है। अगर अफ़गानिस्तान का वैसे लेक वगैरह तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये याद रख सकते हैं कि ये क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक्ड है, तो ये याद रख सकते हैं। ओमान का अभी हमने देखा कि ओमान ईरान और इसके बीच में क्या है, हॉर्मुज है। तो हाँ, एक चीज़ इसकी और भी कई बार आती है, इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी है मस्कट। तो मस्कट आप याद रख सकते हैं, ओमान की राजधानी है। क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज क्या है, तो यहाँ पर हम अगर देखें तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, फिर आता है मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद मीजोस्फियर, इसके बाद आइनोस्फियर और इसके बाद एक्सोस्फियर। इस तरह से ये सारे स्फीयर हैं। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, मतलब जोन ऑफ मिक्सिंग, जहाँ पर मिक्सिंग बंद हो जाती है, इसी को बोलते हैं क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपॉज। तो ये क्या है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में है। तो मंडल की सीमा नहीं, इनके मध्य में है। तो मंडल की मध्य है, यहाँ पर मध्य लिख सकते हैं आप कि मध्य सीमा है ये, ठीक है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा है। समताप मंडल में ही क्या है, हमारा ओजोन पाई जाती है, ओजोन मंडल यहीं पर है। फिर इसके बाद जब स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटोपॉज है ये, स्ट्रेटोपॉज मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में है, मध्य मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के बीच में है। फिर इसके बाद मीजोस्फीयर की बात करें तो आयन मंडल और जो मध्य मंडल है इनके बीच में है ये मीजोपॉज, ठीक है। तो ये मीजोपॉज यहाँ से आप याद रखेंगे। आइनोस्फीयर तो फिर ये बाहर ही है पूरा, तो ये चीज़ें आपको याद रख। हाँ, रेडियो तरंग परिवर्तन क्षेत्र कौन सा है, ये आइनोस्फीयर का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद जो पृथ्वी का कोर है, क्रोड के संबंध में कौन सा कथन गलत है, सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है, ऐसा कुछ कह रहा है नहीं। हम देख लेते हैं जो तीनों लेयर हैं इनके बारे में, पहली, दूसरी और तीसरी।
इसको बोलते हैं सियाल, सियाल। इसको बोलते हैं सीमा, इसको बोलते हैं निफे। तो यहाँ जहाँ पर सियाल है ये क्या है, सिलिका, और ये है एल्युमिनियम। इसके बाद ये है सिलिका और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। इसके बाद ये है निकिल, निकिल, और ये है फेरियम मतलब लोहा, आयरन, आयरन। अब देखिए यहाँ पर जो पूछ रहा है कि कौन सा कथन, कौन सा सही कथन पूछ रहा है। सिलिका और एल्युमिनियम से कोर बना है ऐसा कुछ बोल रहा है। हम देखते हैं कि सिलिका से नहीं, निफे मतलब निकिल और आयरन से बना हुआ है, तो ये तो गलत हो जाता है। सिलिका और एल्युमिनियम से कौन बना हुआ है, तो सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है ऊपर का क्रस्ट, सियाल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहरी कोर ठोस है, तो ये कोर के भी दो पार्ट हैं यहाँ पर। बाहरी क्या है, ये लिक्विड जैसा है, सेमी मोल्टन है, और ये है एकदम सॉलिड, ठोस। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये भी क्या हो जाता है, इसके लिए स्टेटमेंट ठीक नहीं है, गलत है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत कोर के लिए। और बाहरी और आंतरिक कोर के बीच में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है। हम पिछले लेक्चर में देखा था ये वाले, इनके बीच में लेहमैन पाई जाती है। कैसे याद रखा था, ये दोनों क्या है, एक तरह से कोर जनरली हम सोचते हैं लिक्विड होगा, तो ये ले जैसा होगा, तो ये है इनके बीच में लेहमैन। तो बाकी की अगर डिसकंटिन्यूटी देखनी है आप पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। यह पृथ्वी की बाहरी परत है, नहीं, बिल्कुल गलत, ये है बाहरी ना, तो ये सबसे आंतरिक परत है, ये वाली सबसे आंतरिक परत है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक लॉजिक वे में याद करेंगे कि सिलिका और सीमा निफे को ऐसे याद रखेंगे केमिकल कंपोजिशन से, तो बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। अगर टैगा की बात करें तो टैगा वन की विशेषता क्या है, तो टैगा वन चौड़ी पत्ती के होते हैं, नहीं, अगर चौड़ी पत्ती के होंगे तो क्या होगी, इसमें बर्फ़ रुक जाएगी और ये पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शंकुधारी वृक्ष और पाइन स्प्रूस, शंकुधारी जो वन होंगे इसमें आप देख सकते हैं ये नुकीले टाइप के हैं, तो इनमें क्या होता है, जब बर्फ़ गिरती है, बर्फबारी होती है, तो पत्तियों में बर्फ़ नहीं रुकती है, तो इस तरह से ये बिल्कुल सही है। अत्यधिक उपजाऊ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ तो नहीं होती क्योंकि सनलाइट बराबर नहीं पहुँचती यहाँ पर। केवल कैक्टस, तो कैक्टस कहाँ पाए जाते हैं, ये एरिड रीजन में जैसे डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, मतलब उत्तर दक्षिण यहाँ से और पश्चिम पूरब यहाँ तक। तो कहने का मतलब ये है कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर और कन्याकुमारी, इनके बीच का जो राजमार्ग है, और इसके बाद ये पोरबंदर और सिलचर, इनके बीच ये कहाँ पर काटते हैं, तो ये झांसी में दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो ये है झांसी, दोनों कॉरिडोर झांसी में काटते हैं। इसके बाद लोप नूर किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए ये क्वेश्चन वहाँ से तीसरी बार ऐसा कुछ आया है, तो ये परमाणु गतिविधि के लिए, न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए फेमस है। ये चाइना का है, तकलामकन में हमने देखा था, तारिम बेसिन के पास में। इसके बाद हम देखते हैं कि पश्चिमी जो विक्षोभ है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, वहाँ से जेट स्ट्रीम के द्वारा ये यहाँ से उठाए जाते हैं और अपने वहाँ इंडिया में उस टाइम पे क्या होती है, यहाँ पर विंटर हो रही होती है। तो ये विंटर हो रही होती है, तो क्या होता है, यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आके जो हमारा नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर बारिश करा देते हैं, और ये फिर और हिमालय वाला जो पार्ट है वहाँ पे हिमपात। तो इस तरह से स्नोफॉल आप देखेंगे, ये जब होती है जनवरी, फरवरी और दिसंबर वाले टाइम पे, तो ये इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उसका काफ़ी यहाँ पे रोल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे बी नंबर। तो मानसून की वापसी नहीं करते हैं, ये चक्रवात नहीं बनाते हैं, ग्रीष्म वर्षा में लू नहीं लाते हैं क्योंकि ये सर्दियों में आते हैं, तो इस तरह से इसका बी नंबर सही है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाले मेघ कौन से हैं। तो सबसे
मेघ जो सबसे ऊंचाई पर बनते हैं इनको बोलते हैं पच्छाव, इंग्लिश से बोलते हैं इनको सिरस। तो आप ऐसे याद रख सकते, सबसे ऊंचाई में क्या होता है, सिर, सिर से सिरस। तो ये कुछ इस टाइप से दिखते हैं, बहुत पतले पतले से क्लाउड होते हैं और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। अगर वर्षा स्तरी की बात करें तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, मतलब वर्टिकल टाइप के, वर्टिकल टाइप के। तो इनमें क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो ट्रैप हो जाती है, वो आ नहीं पाती। तो जब हम इनको नीचे से देखते हैं, मान लो हम यहाँ पे खड़े होकर इनको देख रहे हैं, तो सनलाइट यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, तो इस वजह से ये ब्लैक ब्लैक दिखते हैं। तो कई बार ऐसा बोला भी जाता है, तो जो काले बादल हैं वो पानी लाते हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं और इनमें सनलाइट क्या होती है, पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, आर पार नहीं हो पाती, इसकी वजह से ये हमें ब्लैक दिखते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे वर्षा स्तरी के बारे में। कपासी क्या है, ये रुई जैसे होते हैं, वाइट वाइट कलर के, तो ये रुई जैसे होते हैं। स्तरी क्या होता है, सबसे निचले बादल होते हैं, ये स्ट्रेटस इनको बोलते हैं। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। ये था मतलब पूरा लेक्चर 2, और जिसमें हमने 50 क्वेश्चन देख लिया है पूरे। हम लेक्चर 1 और 2 को मिला के यहाँ पर देखें तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। और जितनी भी जानकारी यहाँ पे दी जाती है आपको, तो वो सारी क्या है, सारी वेरीफाइड होती है अलग अलग सोर्सेज से। अगर आपको किसी भी जानकारी में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।